नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आंकड़े हमारे फैसला आपका में आपका स्वागत है। गुजरात, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली नगर निगम के चुनाव खत्म हो गए हैं और इंतजार नतीजों का है। गुजरात और हिमाचल में 8 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे और दिल्ली नगर निगम चुनाव में वोटों की मतगणना 7 दिसंबर को होगी। लेकिन उसके पहले इंडिया न्यूज जन की बात एग्जिट पोल में रुझान जानने की कोशिश होगी। इन रुझानों के मुताबिक गुजरात में एक बार फिर साफ नजर आ रहा है कि कमल खिलता दिख रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश में कांटे की टक्कर है। एमसीडी की बात करें तो एमसीडी में आज कब कब्जा हो सकता है आम आदमी पार्टी का। कुछ ऐसे ही रुझान दूसरे चैनल और एजेंसियों के हैं। तो चलिए सबसे पहले महा एग्जिट पोल में आपको दिखाते हैं कि क्या कहता है गुजरात और गुजरात की तस्वीर कैसी है इस विधानसभा चुनाव की। तो किसको कितनी सीट गुजरात में मिलेगी, एग्जिट पोल के जरिए हम आपको दिखाना चाहते हैं और उसके जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए गुजरात का चुनाव 2022 एग्जिट पोल क्या कहता है, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। बीजेपी 117, 140 ये बीजेपी का अनुमान बताया जा रहा है। इसके साथ साथ कांग्रेस को कितनी मिलेंगी, 51 और 34 के बीच सीटें का मिलने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी को 13 से 6, क्योंकि बहुत ज्यादा कैंपेन आम आदमी पार्टी ने किया है। अरविंद केजरीवाल एक नए संकेत और संदेश के जरिए गुजरात में पहुंचे, लेकिन उतनी उम्मीद यहां पर दिखाई नहीं दे रही है जितनी की उनकी चर्चा की जा रही थी, यानी कि 13 से 6 सीटें और अन्य को मिल सकती हैं 1 से 2 सीट। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गुजरात की तस्वीर क्या कह रही है। एक लंबे अरसे से लगातार बीजेपी वहां पर सरकार में बनी हुई है, उसके बावजूद भी एक बड़ी एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन कह सकते हैं कि प्राइड के तौर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह दिल्ली में है। और यहां पर जो एग्जिट पोल के नतीजे बताते हैं कि वहां पर जो मतदान हुआ है, वोटिंग हुई है, वो कहीं ना कहीं इस प्राइड को बरकरार रखना चाहती है और यही कारण है कि बीजेपी को 117 से 140 सीटें यहां पर एग्जिट पोल में निकल कर आ रही हैं। ये इंडिया न्यूज जन की बात का एग्जिट पोल है, जिसके जरिए आप समझ सकते हैं अब परसेंटेज क्या है, मतदान का प्रतिशत क्या है और किसको कितने प्रतिशत मत मिलते दिख रहे हैं, वो एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। वो प्रतिशत क्या है, बीजेपी को 44 से 49% यहां पर मत मिलते दिख रहे हैं और कांग्रेस को 28 से 32%, आम आदमी पार्टी को 19 से 12% और अन्य को 9 से 7% यहां पर वोट मिलते दिख रहे हैं। यानी कि 44 से 49% वोट बताता है कि भले ही इतनी साल की सरकार हो, लेकिन अपनी उपस्थिति वहां पर दर्ज की है। अब चाहे वहां पर योजनाओं का जिक्र कहें, लीडरशिप का जिक्र करें, क्योंकि लीडरशिप के जिक्र के साथ साथ अगर बात नेता की निकल कर आती है तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये 2 ही नेता निकल कर आते हैं और इनके जरिए कहा जा सकता है कि वो एक दूसरे के लिए बताने की कोशिश करता है कि हम आपके लिए हैं और आप हमारे लिए हैं, हम पर भरोसा कीजिए। इसलिए 44 या और 49% अगर वोट बैंक बीजेपी को मिल रहा है तो ये अपने आप में बड़ी बात है, तब जबकि इतने सालों से वहां पर सरकार बीजेपी की बनी हुई है। हम चर्चा भी करेंगे, विश्लेषण भी करेंगे कि आखिर ऐसा क्या है और किसके जरिए ये संकेतों के तौर पर समझ सकते हैं कि गुजरात में स्थिति है। हमारे साथ इस वक्त इंडिया न्यूज के एडिटोरियल डायरेक्टर हैं आलोक मेहता साहब, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ साथ हम समझने की कोशिश करेंगे सुधीर रावल साहब से, उनसे हम जानेंगे कि वो क्या कहते हैं इस पूरे मसले पर। हम सबसे पहले आलोक जी के पास चलेंगे। आलोक जी, मैं आपसे चर्चा करूंगा और ये समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्या कहता है ये आंकड़ा। उसके पहले एक और अपने जो मेहमान हैं, गेस्ट हैं, उनसे भी परिचय कराना चाहता हूं। अरविंद मोहन हैं, कंसल्टिंग डायरेक्टर इंडिया न्यूज के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सतीश लखेड़ा हैं, प्रवक्ता बीजेपी, उनसे भी हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बतौर बीजेपी प्रवक्ता वो क्या कहना चाहते हैं। एडवोकेट महिमा चौधरी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे और प्रियंका कक्कड़ हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आलोक जी के पास मैं चलूंगा। आलोक जी, क्या कहें, जो एग्जिट पोल है, इंडिया न्यूज जन की बात का एग्जिट पोल है, जो समीकरणों के तौर पर यह बताने की कोशिश कर रहा है कि आखिर क्या कहता है गुजरात का चुनाव। कई जगह ऐसा कांटे का मुकाबला हो और इतने वर्षों तक राज किया हो, ये ठीक है कि आईटीवी के अपने जन की बात के लिए जो सर्वे किया गया है, उनके लोगों ने काफ़ी मेहनत की होगी। लेकिन हमारे साथ दोनों जो हमारे बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं वो साथ में बैठे हैं, रावल जी बैठे हैं, हिमांशु जी बैठे हैं, वो ज़मीन की सच्चाई जानते हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि थोड़ा आम आदमी पार्टी को उतनी सीटें नहीं मिल सकती
ये अपने सर्वे में नंबर 1। जी बीजेपी का भी जो पलड़ा है वो निश्चित रूप से जितना हम सर्वे में दिखा रहे हैं उससे ज्यादा हो सकता है। कांग्रेस का भी क्योंकि पुराना गढ़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि जहां कांग्रेस यदि जो बीजेपी से नाराज है वो कांग्रेस को ज्यादा मिलेगा। आम आदमी पार्टी का जैसे जैसे कहते हैं ना, जो नाराज है वो कुछ वोट जा रहा है जी, ताकि उसे एक राष्ट्रीय मान्यता वाली जो पार्टी बनना है वो बन सकता है। अन्यथा कांग्रेस और बीजेपी सरकार तो बना ही रही है, जो किसी भी सर्वे में हमारे और भी मीडिया के लोगों ने। लेकिन हाँ, ये सही है कि यदि आखिरी चरण में जो कल हुआ उसमें जो मेहनत की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पूरी टीम की तरफ से, उस चरण में जो पुराना घाटा है उसको पूरा करने की कोशिश की गई है। उसकी सफलता का सारा श्रेय नरेंद्र मोदी जी को देना होगा, क्योंकि ये एक अपने आप में विश्व में रिकॉर्ड है मनोज जी, क्योंकि एक पार्टी 27 साल राज करने के बाद फिर से आगे लोकतंत्र में जीत के आ रही है। इसलिए भारत का तो राजनीति में तो है ही, फेडरल सिस्टम और कई देशों में है, अमेरिका में है, जर्मनी में है, उन देशों में भी ऐसा कहीं नहीं हुआ कि एक पार्टी लगातार इस तरह जीतती हो। इसलिए ये अपने आप में है। और यदि कहीं कहीं जो घाटा हो रहा है उसके पीछे लोकल जो लोगों ने मेहनत नहीं की है, जबकि उन्होंने सरकार बदली, मंत्रियों को हटाया, चीफ मिनिस्टर को हटाया जी, 2 बार हटाया गया, उसके बाद भी ये सही है कि वहां संगठन में कहीं न कहीं उन लोगों को मान लिया कि मोदी जी जिताने वाले हैं। उसका नतीजा है कि पार्टी को उतनी बड़ी विजय, वरना 100-150 तक जा सकते थे, क्योंकि कांग्रेस ने तो कुछ किया ही नहीं। राहुल गांधी भारत यात्रा में लगे रहे, पुरानी जो उनका फिक्स डिपॉजिट था उसका फायदा जरूर कांग्रेस ले रही है। जी अरविंद मोहन जी हमारे साथ बने हुए हैं, कंसल्टिंग एडिटर हैं इंडिया न्यूज के। अरविंद जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो अब तक गुजरात में डायरेक्ट चुनाव होता था, इस बार तीसरा एंगल निकल के आया है। तीसरा एंगल कहां तक गया है इस बारे में अलग अलग एग्जिट पोल अलग अलग तरह के अनुमान बता रहे हैं। अपने अनुमान से भी ये लगता है कि ठीक ठाक वोट आपने पाया है। तो एक पहली तो चीज यही है कि तीसरे कोण की लड़ाई हो जाए, 2 कोण में जो पार्टी मजबूत हो उसके लिए स्वीप की स्थिति बन जाती है, और वो स्वीप होता दिख रहा है। लेकिन ये कहने के बावजूद ये कहना जरूरी है कि 27 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी को रोकना और अपनी सीटें बढ़ा लेना, इस उपलब्धि को आप माइनस नहीं करिए। और इसके लिए अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को माना जा रहा है कि उन्होंने ही ये चुनाव लड़ा और जीतवाया है, तो इसका श्रेय उनको देना होगा कि इतने लंबे शासन के बाद की उपजी एंटी इनकम्बेंसी को भी पार्टी ने संभाल लिया और संभाल के इतनी बड़ी जीत की तरफ वो ले जा रहे हैं। अगर थोड़ा हम और आजादी ले तो हिमाचल के रिजल्ट के लिए जितना क्लोज दिख रहा है उसमें भी ये बहुत साफ लगता है कि अगर प्रधानमंत्री ने आखिरी वक्त में कारपेट बॉम्बिंग जैसा चुनाव प्रचार न किया होता और इतना लंबा समय नहीं लगाया होता हिमाचल में, तो हिमाचल का भी रिजल्ट इस किस्म का आता नहीं। अभी रिजल्ट क्या आएगा सो कहना मुश्किल है, लेकिन अभी अगर एज दिखने लगा बीजेपी को तो वो सामान्य ढंग से नहीं आ रहा है। तो बीजेपी के लीड के लिए और बीजेपी की जीत के लिए और बीजेपी की तरफ हवा की तरफ बहुत साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही मुख्य ताकत हैं। अब ये जरूर है कि दिल्ली में वो मैजिक काम नहीं कर पा रहा है। एमसीडी चुनाव के जो भी एग्जिट पोल आ रहे हैं वहां दिख रहा है कि वहां ये मैजिक नहीं, क्योंकि वहां प्रधानमंत्री का सीधा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखता है। दिखाई दे रहे हैं मुझे अरविंद मोहन जी। इसलिए ये साफ है कि लड़ाई में मुख्य ताकत अभी भी बीजेपी की प्रधानमंत्री ही हैं, अमित शाह का संगठन कौशल है। लेकिन ये भी नोटिस करना होगा, अगर आपका वोट परसेंट गुजरात में इस किस्म का आता है तो ये कहना होगा कि आपने नया ग्राउंड तोड़ा है और कांग्रेस को अपने बहुत सक्रिय न होने के, अपने लीडरशिप के उदासीनता की कीमत भी चुकानी पड़ रही है। सुधीर रावल साहब हमारे साथ मौजूद है। सुधीर रावल साहब, बात चल रही थी एंटी इनकम्बेंसी के 27 साल से अगर कोई पार्टी सत्ता में मौजूद है तो स्वाभाविक तौर पर यह माना जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी होगी ही, और निश्चित तौर पर थी। लेकिन अगर उसे खत्म कर कर वापस सत्ता की तरफ पार्टी जा रही है तो इसे किस तौर पर समझें, जरा समझाइए। मनोज जी, ये एग्जिट पोल के आंकड़े हैं और एग्जिट पोल की सीमाएं भी होती है। एक साइंटिफिक वे में मेथोडोलॉजी जहां तक जितनी
चौकस होती है, उस पर एक अंदाजा लगाने के लिए एग्जिट पोल होता है। हम इसी आंकड़े को सही है ऐसा अगर मान के चले तो मैं ये कहता हूं कि 117 से 140 जो बीजेपी की सीट दिखाई है, इसमें 23 सीटों का फासला है, वो बहुत बड़ा फासला है। ऐसे ही कांग्रेस में 34 से 51 है, तो 17 सीट का फासला है, और आम आदमी पार्टी 6 से 13, तो उसमें भी 7 सीट का फासला है। कुल मिला के 40 से ज्यादा सीट में ये एग्जिट पोल कह रहा है कि इसमें कांटे की टक्कर है। तो मेरा कहना यह है कि एंटी इनकम्बेंसी का आपने जो सवाल किया, वहां ग्रासरूट लेवल पर काफी एंटी इनकम्बेंसी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जितने आरोप लगाती है, लोग समझते हैं, वो एकदम सही बात है, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी की जो करिश्माई नेतृत्व है, लोकप्रियता है, विश्वसनीयता है, तो बीजेपी पहले से फ्रंट रनर बनी रही है, आज भी है। लेकिन जब तक ये डिफरेंस की मैं बात करता हूं, मैं 2017 के चुनाव की बात करता हूं, उस बार वहां 2.5 लाख से 3 लाख की एवरेज के एक एक कंस्टिट्यूएंसी है। 5,000 से नीचे के मार्जिन में वहां 22 सीट पर हार जीत हुई थी, और 11 सीट ऐसी थी कि जिसमें 500 से 1,000 के मत का ही डिफरेंस था। मैं कहना यह चाहता हूं कि हमारे एग्जिट पोल में अगर 40 सीट पर इतनी कांटे की टक्कर दिखाती है, और देखो एग्जिट पोल में कितना वोटिंग हुआ, कौन से प्रदेश में हुआ, महिला रूरल में, अर्बन में क्या है, वो सब नहीं देखा जाता इतना, क्योंकि इसमें ग्लांसिंग तौर पर लिया जाता है। तो मुझे लगता है ये काफी दूर होता है, एक अंदाजा का, ठीक है। तो 40 सीट का अगर कांटे की टक्कर है, उसमें जो अंदाजा लगाया है वो इधर का उधर, परिणाम के अंदर काफी बहुत बड़ा अंतर हो सकता है। और एंटी इनकम्बेंसी का जहां तक सवाल है, बीजेपी में आज की बीजेपी की समस्या, लोगों की समस्या इतनी है कि 4 साल के अंदर, पिछले 5 साल के अंदर बीजेपी अपनी उपलब्धियां इतना नहीं गिना सकती, लेकिन नरेंद्र भाई और अमित भाई ने पिछले जो 1 वीक के अंदर काफी डैमेज कंट्रोल किया, उसकी वजह से बीजेपी आगे रिकवर कर पाई है। अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, गवर्नमेंट के लेवल पे, मतलब लोगों की इतनी उम्मीदें नहीं है बीजेपी से, लेकिन डिवीजन ऑफ फोर्स का फायदा बिल्कुल बीजेपी को मिल रहा है। और एंटी इनकम्बेंसी होते हुए भी जहां आम आदमी पार्टी ट्राइपोलर पहली बार है, लेकिन ये सब मतों का डिफरेंस में भी मुझे ये कहना है, जो वोट का डिफरेंस है वो भी बहुत लंबा 7-7, 10-10% का है, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं रियलिटी से दूर हो सकता है। फिर भी बीजेपी की जीत के लिए कोई शंका नहीं लग रही है, लेकिन अगर आंकड़ों से देखा जाए तो जो डिफरेंस है उस पर मुझे लगता है कि कांटे की टक्कर में परिणाम पर आपका ये कहना है कि जो एग्जिट पोल में जो तमाम चीजें दिख रही हैं, जो टैली दिख रही है, वो परिवर्तित हो सकती है। इसमें भले ही कुछ सीटों में बढ़त बीजेपी बनाकर रखी हो, इसे कम हो सकती है, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा है और उसे समझने की जरूरत होगी। हिमांशु भट्ट साहब, तमाम चैनल या तमाम एजेंसियों ने जो एग्जिट पोल हुआ है, अगर उस एग्जिट पोल को देखें तो हर कोई भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की सरकार बना रहा है गुजरात में, और किसी को कोई शंका नहीं है इस बात को लेकर, क्योंकि हम अपने टीवी स्क्रीन पर तमाम एजेंसियों के वो एग्जिट पोल भी दिखा रहे हैं जो करीब करीब सारे चैनल ने किए हैं। वो गुजरात में ये साफ तौर पर सारे कहते हैं कि गुजरात में बीजेपी की सरकार बन रही है, 27 साल की वहां पर सरकार है और सत्ता है। लोग नाराज होंगे, खुश होंगे, लेकिन इन सब के बावजूद भी जो एंटी इनकम्बेंसी है उसे साफ तौर पर मना लिया गया है, उसे हटा दिया गया है। ये तब हुआ है जब बड़े पैमाने पर वहां पर चेहरे बदले गए हैं, मुख्यमंत्री बदल दिया गया है, पूरा मंत्रिमंडल साफ कर दिया गया है और उसे खत्म करने की कोशिश की गई है। क्या ये उसका असर है? काफी हद तक आई वुड से थोड़ा उसका भी असर है, और थोड़ा मोदी जी का एक व्यक्तित्व है जी। मोदी जी के व्यक्तित्व ने बहुत काम किया है। आप पिछले 7 दिनों में देखोगे तो मोदी जी ने अक्रॉस द गुजरात पूरा दौरा किया है, रैलीज की है। हमने कभी 50 किलोमीटर की लंबी रैली नहीं देखी थी, अहमदाबाद में देखी गई, सूरत में 27 किलोमीटर, राजकोट में 20, 22, 25 किलोमीटर की रैली। और दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि गुजरात में पहली बारी नहीं है कि ये तीसरी पार्टी आई है, मगर इस बारी जो प्रोजेक्शन तीसरी पार्टी का हो रहा है उसकी वजह यह है कि आम आदमी पार्टी ने जो एक सोशल बम्बार्डमेंट किया हुआ था, उसकी वजह से वहां की काफी अर्बन सीट्स है जहां पर पार्टी के, बीजेपी के जो प्रत्याशी थे उनके तरफ की नाराजगी का फायदा आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। मैं ऐसा कहूंगा, एक्चुअली ये ट्राई पार्टेड नहीं कहूंगा,
त्रिपक्षीय जंग है वो नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा कि एक तरफ 20 से 25 सीटों के ऊपर भाजपा और आप की टक्कर है, बाकी की सीटों के ऊपर भाजपा और कांग्रेस की टक्कर है, मगर तीनों के 182 कैंडिडेट है जी। उसकी वजह से जो तीसरे नंबर की पार्टी जो रहेगी वो एक बड़े स्पॉइलर का काम कर रही है नंबर 2 के लिए, क्योंकि तीसरे नंबर की पार्टी जो है उसका कोई जनाधार गुजरात के अंदर नहीं था। ये समझने तीसरी वाली पार्टी बात का जनाधार गुजरात के अंदर नहीं है। राजनीतिक और दलों की अभी मैं वो जो भी प्रतिक्रिया मिलेगा। गुजरात पर लेता हूं। एडवोकेट महिमा चौधरी प्रवक्ता है कांग्रेस की, वो हमारे साथ मौजूद हैं। महिमा जी, आपके लिए प्राथमिकता क्या थी, भारत जोड़ो यात्रा या गुजरात? ये तो पहले आपको मोदी जी से पूछना चाहिए कि उनके लिए प्राथमिकता देश को चलाना यानी कि गवर्नेंस है या इलेक्शनियरिंग है। मुझे ये ताज्जुब होता है कि प्रधानमंत्री होते हुए और इतने सारे हमारे जो मंत्री हैं केंद्र के, वो वहां पहुंचे हुए हैं पर उनसे कोई ये सवाल पूछने का साहस नहीं करता है, दुस्साहस नहीं करता कहा जाए। लेकिन कांग्रेस से पूछना कन्वीनियंट है, आसान है, तो पूछा जा सकता है, पूछ लिया जाए। हमारी प्राथमिकता बाकी सभी दलों की तरह से और जैसे लोकतंत्र के अंदर होना चाहिए, एक हमारा संगठन है और एक देश की राजनीति के अंदर जो चुनावों का जो स्थान है वो है, तो दोनों चीजें मुझे लगता है पैरेलल चलती हैं और साथ साथ ही चलानी पड़ती हैं। वो उसी तरह से चल रही हैं। हम लोग भाजपा की तरह से इलेक्शनियरिंग पार्टी नहीं है, तो इसलिए हमारा सारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो एक जो इलेक्शन गोइंग स्टेट है उसमें नहीं पहुंच जाता। हमारे पार्टी के अंदर बड़े तरीके से जो है जहां जिन कैंडिडेट्स को, जिन उम्मीदवारों को हमने टिकट दिया है उनके ऊपर भरोसा जताया जाता है, क्योंकि हम चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ते आए हैं स्थानीय मुद्दों पर। हम चुनाव प्रधानमंत्री का चेहरा दिखा करके और दबाव बना करके लोगों के ऊपर नहीं लड़ते हैं, क्योंकि एक सीधी सी बात समझने की ये भी है। अभी आपने थोड़ी देर पहले शुरुआत करते हुए पूछा, बल्कि बोला कि क्या कमल फिर से खिलने जा रहा है, और कमल जो है वो एक के बाद एक प्रदेशों में खिलता जा रहा है। सवाल पूछना ये चाहिए कि कमल कहाँ खिलता है। कमल कीचड़ में खिलता है, तो इसका मतलब ये है कि क्या कीचड़ फैलता जा रहा है। तो 7 तारीख को पता चलेगा कि कमल कहाँ खिलता है। सतीश लखेड़ा जी हमारे पास है, उनकी भी प्रतिक्रिया ले लें, फिर दिल्ली चलेंगे। सतीश साहब, आप बताइए, प्रियंका जी ने जो बातें कही हैं, महिमा जी ने जो बातें कही हैं, क्या आप सहमत उनसे? नहीं, देखिए, उनके पास कहने के लिए नहीं है, उनके पास नेता नहीं है, नेतृत्व नहीं है, टीम नहीं है, विजन नहीं है, कहां से करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी एक प्रमाणिक चेहरा है, पूरे देश के सामने उनकी विश्वसनीयता है और 12 साल का उनके नेतृत्व का गुजरात मॉडल जब 2014 में वो चेहरा बने तो पूरे देश ने गुजरात मॉडल को स्वीकार करके प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की बागडोर की। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी, हम हर चुनाव को, हम दिन रात काम करने वाली पार्टी है, सतत काम करने वाली पार्टी, और चुनाव हमारा एक पड़ाव है। मगर जो केवल चुनावी पार्टियां हैं और चुनाव में भी उनके नेता ना आए, अरे आपको लाभ लेना था तो आप इस समय गुजरात जो में अपनी यात्रा निकालते, मगर 49 चुनाव में आपका चेहरा 39 चुनाव में पिट गया है, इसलिए आप उनके खाते में एक और चुनाव नहीं डालना चाहते, इसलिए आपने अलग रखा है। और सबसे बड़ी बात, आप एक दिन के लिए गुजरात गए। 1961 में नर्मदा बांध की शिलान्यास हुआ और लटका के, अटका के, भटका के उस प्रोजेक्ट को 2017 में मोदी जी ने उसका लोकार्पण किया। उनके अटकाने वालों में एक बड़ा चेहरा मेघा पाटकर थी। आप यात्रा में आते हैं, उनको लेकर साथ चलते हैं। आपके कौन रणनीतिकार हैं, आप किस तरह की राजनीति करते हैं? हमने देखा है, ना आपका झंडा था, ना बैनर था, हताश आपके कार्यकर्ता थे, ना आपका नेता था। आपने तो पूरा छोड़ दिया। जिस तरह आपने हिमाचल छोड़ा वैसे गुजरात छोड़ा। मगर हमें आपको पे कटाक्ष नहीं करना है, हमने गुजरात को बदला है। आज गुजरात निवेश में नंबर 1, स्टार्टअप में नंबर 1, ईज ऑफ डूइंग में नंबर 1, दुग्ध क्रांति में नंबर 1। और ये क्यों हुआ? और फिलहाल जो एग्जिट पोल के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं उसमें भी नंबर 1 दिखाई दे रहा। प्रियंका कक्कड़ प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी। प्रियंका जी, ये तो एग्जिट पोल की चीजें दिखाई दे रही हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तो पेपर पर लिख के दिया था कि कितनी सीटें आ रही हैं। अब वो लिखे हुए पेपर का क्या होगा? 7 तारीख को दिखाई देगा वो? प्रियंका जी जी सॉरी, मैं ध्यान नहीं दिया, आप मुझसे बात कर रहे थे। सभी को नमस्ते। देखिए, मेरे को बड़ा स्ट्रेंज लगा, अभी मेरे से पहले बीजेपी स्पोक्स पर्सन बात कर रहे थे, मैं माफी चाहूंगी, स्क्रीन नहीं देख पा रही। मुझसे पहले जो बीजेपी स्पोक्स पर्सन बात कर रहे थे वो कांग्रेस को डांट रहे थे कि आप अबैंडन करके चले गए, पर पीएम मोदी कह रहे थे कि कांग्रेस तो चुपचाप प्रचार कर रही है। और कांग्रेस ने एक बात की, महिमा जी ने,
रिस्पेक्टफुली महिमा जी, कांग्रेस आपने कार्यकर्ताओं पर छोड़ के गलत किया इस बार, क्योंकि देखिए आपके जो कैंडिडेट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ललित वसोया, वो तो जा के प्रचार कर रहे थे कि कोई बात नहीं, आपको हमें वोट नहीं देना, मत दो, आप बीजेपी को दे दो पर आम आदमी पार्टी को मत देना। ऐसा वीडियो वायरल हुआ और उन्होंने बार बार किया। इसको एंटी पार्टी एक्टिविटी माना जाएगा कहीं भी, पर आपने टिकट दे दिया। तो इस बार मेन कंटेंडर आम आदमी पार्टी रहा है और यही वजह रही है कि पीएम सर को रिवाइव करने की कोशिश करनी पड़ी कांग्रेस को, जबकि कांग्रेस तो खुद ही हाथ खींच चुका है, कांग्रेस कहीं खुद ही नहीं था। फिर उसके बाद एक सर और थे पहले जिन्होंने बात की कि वहां पर बेस नहीं है आम आदमी पार्टी का, तो ऐसा नहीं है। 16 लाख प्लस वोट्स आए थे हमारे सूरत में 2021 के इलेक्शन में, तो हमारा संगठन है और हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हम आप देखेंगे 2 दिन बाद रिजल्ट्स में भी। चलिए बिल्कुल ठीक करिए, क्योंकि दिल्ली में जो स्थिति दिखाई दे रही है वो आपके पक्ष में दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं, बात दिल्ली की कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली के जो परिणाम है, दिल्ली के जो एग्जिट पोल के समीकरण हैं, वो कुछ और कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां पर भी बीजेपी ने बहुत मेहनत की थी, यहां पर भी तमाम समीकरण निकल कर आए थे। उनके जरिए एग्जिट पोल जो संकेत दे रहे हैं उसके मुताबिक एमसीडी में बीजेपी चौका लगाने से चूक रही है और आपको यानी कि आम आदमी पार्टी को मौका मिल रहा है। सबसे पहले देखते हैं इंडिया न्यूज जन की बात का महा एग्जिट पोल क्या कहता है, खासकर दिल्ली की एमसीडी को लेकर, क्योंकि जो समीकरण सामने आ रहे हैं वाकई चौंकाने वाले आ रहे हैं। गुजरात में 27 साल लगातार वहां पर सरकार में बैठी हुई थी बीजेपी, और दिल्ली में 15 साल बीजेपी नगर सरकार के तौर पर बैठी थी, लेकिन यहां पर उलटफेर होता दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं, यानी कि वहां तो बरकरार था, लेकिन यहां पर जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं महा एग्जिट पोल, उसके जरिए आप यह समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। आम आदमी पार्टी किसको कितना वोट मिला, परसेंटेज के तौर पे आपको दिखाना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी को 52 से लेकर 49, बीजेपी 39 से लेकर 42, कांग्रेस 7 से लेकर 5 और अन्य 2 से लेकर 4%। बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है, लेकिन जो स्थिति गुजरात में है करीब करीब वही स्थिति दिल्ली की नगर सरकार यानी कि एमसीडी में है। और यहां पर आप कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के पास जो एक वजन है, जो स्थिति है, वो बेहतर नजर आ रही है, और उसके जरिए ये कह सकते हैं कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा करता हुआ दिखाई दे रही है। यहां पर मुद्दे ऐसे थे, यानी कि आपने देखा कि शराब घोटाले के तौर पर कई सारे सरकार के घोटाले निकल कर आए। अरविंद केजरीवाल ने तमाम सारी बातें की, मनीष सिसोदिया की बात जेल जाने तक की गई, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने की। लेकिन आलोक जी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे समझना चाहता हूं, उनसे और ये समझने के साथ ये भी कहना चाहता हूं कि सीटों की स्थिति क्या है। एक बार सीट बता देता हूं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 150 से लेकर 175 सीट मिल रही है। नगर सरकार में यानी कि एमसीडी में बीजेपी को 52 से लेकर 70, कांग्रेस को 7 से लेकर 4 और अन्य को 1 मिल रही है, यानी कि 150 से 175 सीटें मिल रही हैं। तो एक बड़ी सफलता आम आदमी पार्टी को, और आम आदमी पार्टी बार बार जनता के बीच जाकर ये बताने की और जताने की कोशिश कर रही थी कि राज्य में अगर आपकी सरकार है तो नगर सरकार भी आपकी होनी चाहिए, नगर निगम भी आपका होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाएगा तो आपके सारे काम आसान हो जाएंगे, इसे समझिए। आलोक जी, क्या आम आदमी पार्टी का यह संदेश जनता ने मांग लिया? देखिए, इसमें कोई शक नहीं, दिल्ली में जिस तरह से नगर निगम के कामकाज को लेकर नाराजगी, खास करके अरविंद केजरीवाल जी ने पहले दिन से जो कूड़े के ढेर का मुद्दा बना लिया जी, तो जो गंदगी है दिल्ली में, और स्वच्छ भारत का अभियान तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू कराया देश भर में जी, और दूसरे प्रदेशों में जो बैकवर्ड कहलाते थे, मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल यदि नंबर 1 नंबर 2 आ रहे हैं, और दिल्ली में उनके ही नगर निगम के लोगों ने काम नहीं किया, या जो कहने को कहा पैसा नहीं मिल रहा वगैरह वगैरह, उसको कोई मानेगा नहीं। उसका फायदा, और लोगों को लगा भाई चलिए 2 अथॉरिटी नहीं होना चाहिए, बल्कि दिल्ली में तो कई अथॉरिटी, अभी भी वो कहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा नहीं मिलता है, वो एक बहाना उनके पास हो सकता है, या डीडीए से जमीन नहीं मिली, ये नहीं मिला। तो न काम करने के भी 10 रास्ते हैं और काम करने के रास्ते हैं। उस दृष्टि से ये मौका दिया गया। बल्कि मुझे तो लगता है कि बीजेपी में कोई लीडरशिप, हर्षवर्धन मैदान के पीछे उनको कर दिया गया है, विजय गोयल पीछे हो गए, मनोज तिवारी पीछे, काम किया है सब लोगों ने, लेकिन वो जो नेतृत्व तो दिखना चाहिए और जो लोगों को मोबिलाइज कर सके एक लीडरशिप का, यहां भी मोदी जी के नाम का। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, अभी हमारे कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी कि साहब नेशनल लीडर का क्या वहां पर होना चाहिए। होता यह है कि इंदिरा गांधी के नाम पर हमने तो देखा है
इंदिरा गांधी के नाम पर वोट मिलता था कांग्रेस को, या तो मना करते कांग्रेस की, इंदिरा गांधी का कोई योगदान नहीं था। इंदिरा गांधी राज्यों में, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे केरल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे गुजरात हो, इंदिरा गांधी के नाम पर मिलता था। तो और नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 27 सालों में लगातार जो खुद भी काम किया, आरएसएस के नाते, बीजेपी के नाते, मुख्यमंत्री के नाते, प्रधानमंत्री के नाते, इसलिए दिल्ली में केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद, ये जो नारा दिया गया, यहां भी केजरीवाल के नाम पर वोट मिला है। कई लोग आम आदमी पार्टी के लोकल कैंडिडेट पर जितना खुश हो न हो, उनको लगा केजरीवाल ने प्रॉमिस किया है। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी उपलब्धि उनके लिए है। और कांग्रेस पार्टी जो शीला दीक्षित के समय में काम हुआ था, उसका नाम का हल्का सा जिक्र करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो उससे भी बदतर स्थिति में, उसने कुछ किया नहीं दिल्ली में। मान करके चले, अजय माकन राजस्थान घूम रहे, अपने वार्ड में भी नहीं घूमे वो जाकर के। जो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे वो राजस्थान और पंजाब और दुनिया भर की लड़ाई में घूमते रहे। तो कोई नेता भी ऐसा नहीं दिखा कांग्रेस का जो ज्यादा प्रमुखता से कुछ कर सके। जेपी अग्रवाल जी को मध्य प्रदेश भेज दिया, उनके बेटे जरूर हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस ने खुद ही सरेंडर किया हुआ था और सोचा आम आदमी पार्टी को मिल जाए। एक बात मनोज जी अंत में मैं कहूंगा जी, ये दिल्ली में आम आदमी पार्टी को देने के बाद जब 2024 के चुनाव आएंगे जी, जब ये सफल नहीं होंगे, चूंकि देखिए दिल्ली को संभालना उतना आसान नहीं है, जो गंदगी का मुद्दा उठाया गया है या और भी जो काम करना है, अब बहाना नहीं चलेगा। और बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को फायदा लोकसभा चुनाव में मिलेगा आम आदमी पार्टी की सरकार के भ्रष्टाचार, उनके निगम में भ्रष्टाचार का तो और भी अंबार कूड़े के ढेर से बड़ा खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वहां पर ही सबसे बड़ा धंधा है। और दिल्ली सरकार में भी जो डीडीए जब देती है आपको अलॉटमेंट, उसके साथ में जो असली कागज पत्र है वो दिल्ली सरकार का दिया जाता है। उसके भ्रष्टाचार की चर्चा नहीं की अपोजिशन ने भी, असली भ्रष्टाचार तो वहां है। अब तो क्या होगा, कारपोरेशन का भ्रष्टाचार और दिल्ली सरकार का भ्रष्टाचार। तो 2024 के लिए बीजेपी ने अपने रास्ते खोल लिए हैं, मोदी के लिए वो भी ज्यादा जरूरी है 2024। बिल्कुल। और तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एग्जिट पोल में गुजरात में बीजेपी सत्ता में आ रही है, वहां पर 27 साल से, लेकिन दिल्ली में 15 साल से है। और यहां से एग्जिट पोल के जो तमाम समीकरण कहते हैं कि यहां से बीजेपी जा रही है। अरविंद जी मेरे साथ मौजूद हैं। अरविंद जी, गुजरात में भी तमाम केंद्रीय मंत्री और राज्यों से ये जो जानकारी निकल कर आई कि करीब 80 लाख बीजेपी के कार्यकर्ता पन्ना, पहले पन्ना प्रमुख बनाए गए, फिर पन्ना कमेटी बनाई गई, सांसद, मंत्री, तमाम पदाधिकारी वहां पर लगे रहे। और यही हालत दिल्ली के एमसीडी के चुनाव की थी कि राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री गली गली जाकर चुनाव प्रचार किया, लेकिन नतीजा यहां पर क्या निकल कर आ रहा है वो आपके सामने। ऐसा क्यों? दो चीजें हैं। एक तो ये है कि अरविंद केजरीवाल ने एक तरह से मास्टर स्ट्रोक मार जी, ये जो कूड़े के पहाड़ हैं वो इतने विजिबल हैं, और फिर उसकी छीछा लेदर दूसरी नहीं की। जैसे शराब वाला मसला बीजेपी ने अच्छा उठाया था कि दिल्ली को शराब से पाटने की जो तैयारी है या जो कर रही है आप, लेकिन उसके कंक्लूजन तक खुद ही पहुंचाने लगे। उसमें किसको जेल हो जाए, किसको कैद हो जाए, कुछ सरकारी कागज निकाल के बाहर करो। तो बीजेपी ने उस केस को ओवर एक्सपोज करके और उसको खत्म कर दिया, और ये लगा कि ये बीजेपी का, अरविंद ने उसको सिर्फ एक पहाड़ के तौर पर रहने दिया कूड़े के ढेर। और 15 साल से बीजेपी का शासन था, उस दौरान वो पहाड़ ऊंचा हुआ है। इस सवाल को बड़ी खूबसूरती से उठा के और छोड़ दिया आम लोगों के ऊपर। कुछ अपने सरकार की उपलब्धियां हैं, लेकिन बीजेपी ने दूसरी गलती बड़ी की, जो अभी हम लोग नरेंद्र मोदी का गुणगान कर रहे हैं, कि नरेंद्र मोदी या सेंट्रल लीडरशिप के चक्कर में दिल्ली की पूरी लीडरशिप कौन है। पिछले काफी समय से कभी पूर्विया लीडर ले आते हैं, कभी पश्चिम का लीडर ले आते हैं, कभी बनिया ले आते हैं, कभी पंजाबी ले आते हैं। खुद भी उनको नहीं मालूम है कि, और जो लीडर था हर्षवर्धन, विजय गोयल, इस किस्म के जो लीडर यहाँ डेवलप हुए थे, उन सबको रद्दी की टोकरी में पार्टी ने खुद ही उठा के डाल दिया। तो ये एक तरह से अति डिपेंडेंट, ज्यादा डिपेंडेंट होना मोदी की छवि पे, ये उसका एक तरह का नुकसान कर गया। महिमा जी हमारे साथ मौजूद है। महिमा जी, आप कहाँ हैं? आपसे मेरा मतलब कांग्रेस। हम यही हैं, मौजूद हैं, और एग्जिट पोल में दिखाई नहीं दे रहे ठीक से। स्पर्धा है उसमें मौजूद हैं। ये तो हार जीत की बात है, ये तो सिक्के के दो पहलू हैं। और देखिए, शिवमंगल सिंह सुमन जी ने कहा भी है कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, किंचित नहीं भयभीत में,
पर जो भी मिले ये भी सही वो भी सही। वो भी सही। शुक्रिया प्रियंका जी। तो ये तो देखिए सिक्के के दो पहलू हैं और ये हार जीत कभी होनी है। कभी भाजपा थी 2 सीटों पर और आज यदि कांग्रेस किसी वजह से लोगों की नाराजगी झेल रही है तो उसके ऊपर हम कार्यरत भी हैं। और अभी थोड़ी देर पहले आपने यात्रा की बात पूछी थी, तो यात्रा एक प्रयास है लोगों को जोड़ने का, लोगों से जुड़ने का और लोगों की उन टूटी उम्मीदों को जोड़ने का, जिसे जो है आज जो एक ऑटोक्रेटिक एक जो रेजीम बन गया है इस देश के अंदर, आज जो मोदी जी के अलावा लोगों को लगता है कि कोई विकल्प ही नहीं है, उस सूरत को बदलने का एक प्रयास भी है वो। तो इसलिए दिल्ली के अंदर जो आज हो रहा है वो कल होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ना वो कल था। और बीते 15 साल जो हैं उस बीते 15 साल के अंदर जो सवाल चलिए प्रियंका कक्कड़ जी के पास चलते हैं। प्रियंका जी जैसा कि आलोक जी कह रहे थे कि बड़ी चुनौती है, यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार प्रदेश में है, आपने लोगों को भरोसा दिया है कि आपका विधायक, आपकी सरकार, आपका विधायक और आपका पार्षद, ये भरोसा आपको सिद्ध करना पड़ेगा। जी जी हम खरे उतरेंगे, हम अपने काम पे खरे उतरेंगे, हमें कोई डाउट नहीं है इस बात में। देखिए गवर्नमेंट में रहने के बाद इतने साल ये क्लियर हो गया है कि किसी भी सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, नियत की कमी होती है। यहाँ भी हमने एमसीडी को लगातार फंड दिया था पर वो रिलीज नहीं किया गया। आगे सैनिटेशन वर्कर्स, पैरामेडिक स्टाफ, सबकी सैलरी रोकी जाती थी, उन बेचारों को कोर्ट जाना पड़ता था। और ऐसे छोटे छोटे कारणों पर रोकी जाती थी ना कि अगर वो मोबाइल ऐप में अपनी अटेंडेंस नहीं मार्क किया पर रजिस्टर में किए, बेचारों के पास स्मार्टफोन नहीं होता था इसलिए रोक देते थे। तो जानबूझ की ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट पॉलिटिक्स चलती थी। पर एक सर हैं जिन्होंने, क्योंकि मैं स्क्रीन नहीं देख पा रही, फिर से माफी चाहूंगी, पर उन्होंने कहा करप्शन के बारे में हमारे लिए। तो मैं उन सर से रिक्वेस्ट करके बताऊंगी कि डिसरिस्पेक्टफुली सर, ये ना तोहमत बार बार बीजेपी हम पे इसलिए लगाती है ताकि बहुत लोग ये सोचे कि हाँ बार बार अगर आ रहा है मनीष सिसोदिया अक्यूज नंबर 1 है, मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाला किया है तो किया होगा, और लोग सोचे कि हम भी भाजपा की तरह भ्रष्ट हैं। अब तो सबको ही दिख गया कि किसने नीरव मोदी को इंडिया के बाहर भगा दिया, किसने विजय माल्या को इंडिया के बाहर भगा दिया, किसने मोरबी वाले को इंडिया के बाहर भगा दिया। एमसीडी पे आप अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चली गई। नहीं, वो क्योंकि करप्शन का बता रहे थे ना, तो मैं बस ये बता रही हूँ कि हमें बहकावे में नहीं आना है। ये दुष्प्रचार है। आप देखिए हमारे 169 में से 135 तो बरी हो गए, बाकियों पे ट्रायल चल रहा है, वो भी हो जाएंगे। तो ये जानबूझ पे हम पे तोहमत लगाने की कोशिश कर ले, तो लोगों को बचना है। आप जानबूझकर तोहमत लगाने की कोशिश कर रही थी, इनका कहना है कक्कड़ जी का, लेकिन एमसीडी में हालत ठीक नहीं है आपकी। एमसीडी में हम स्वीप कर रहे हैं। मेरा जवाब सुन लीजिएगा, मुझे पता नहीं आपकी स्क्रीन समझ गया, वो तो आंकड़ों में दिख रहा है। एग्जिट पोल के रुझान बता रहे हैं कि आप स्वीप कर रहे हैं। सतीश जी अगर 230 से कम दिखा रहे हैं तो गलत दिखा रहे हैं। मैं बोल सकता हूं? जी जी। भारतीय जनता पार्टी जब 27 साल लगातार राज करने के बाद दोबारा जन आशीर्वाद गुजरात में प्राप्त कर सकती है तो 15 साल बाद यहाँ से क्यों जा रही है? सेवा की। मैडम बीच में मत बोलिए, आप बोलने दीजिए। इसलिए जिनका जेल मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जेल में मसाज करा रहा है और अभी तक उसको पार्टी ऐसी बातें ना करे। अरे आप मुझे बोलने दीजिए, ये डिबेट का स्तर नहीं है। बड़े देश के बड़े पत्रकार इस पैनल में है, आपका समय, आप अपनी बात पूरी कीजिए, इन्हें बोलने दीजिए सर। नहीं, थोड़ा सा मुझे करेक्ट करना था बस। वो चिन्मयानंद जी की पार्टी को मॉरल अथॉरिटी नहीं है ऐसी बातें करने की। फिर मेरे को इलाज और मसाज का फर्क बताना पड़ेगा, फिर डिबेट डाइग्रेस हो जाएगी। मैं बोलूं अब? जी सर, डाइग्रेस मत कीजिएगा, फिर मैं बोलूंगी नहीं तो। सर मैं बोलूं? बोल दीजिए। नहीं, ये बीच में अच्छा नहीं लगता चिल्ला चुप। तो जिस तरीके से भ्रष्टाचार के नाम पे शराब मंत्री का भ्रष्टाचार, इनके कौन से रिश्तेदार थे कि अभी तक 2% शराब व्यापारी को मिलता था, इन्होंने कोरोना के दौरान 12% उसका कमीशन कर दिया। एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री कर रहे हैं। का हमारी बता रहे सर, लिकर पॉलिसी डिस्कस करनी है तो मैडम बीच में मत बोलिए, बहुत गंदी बात है। आप गलत फैक्ट्स बता रहे हैं सर, गलत फैक्ट्स मत बताइए ना, लोगों को सब सुन रहे हैं आपको। सही फैक्ट्स के साथ डिबेट नहीं कर पाएंगे आप, ऐसे थोड़ी होता है। मुझे लगता है दिल्ली इसी में उलझ कर रह गई, आरोप प्रत्यारोप के दौर में उलझ कर रह गई, और ऐसे ऐसे मुद्दे, यानी कि जनता के विकास से ज्यादा ऐसे ऐसे मुद्दे चुनाव में निकल कर आए कि कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अब तमाम सारी चीजें हैं, एग्जिट पोल के आंकड़ों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अब जो चुनाव भी खत्म हो गए, मतदान भी खत्म हो गए, अब इन मुद्दों का कोई मतलब नहीं है। परिणाम जब निकल कर आएंगे तो पता चलेगा कि कौन सा मुद्दा कितना चला, कौन सा चेहरा कितना चला। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और राज्य की, यानी कि हिमाचल प्रदेश की।
हिमाचल प्रदेश में अक्सर ऐसा होता रहता है कि पहले तुम फिर हम, फिर तुम फिर हम, लेकिन क्या इस बार भी होकर रहेगा? हिमाचल प्रदेश में इंडिया न्यूज जन की बात के महा एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर आ रही है। हालांकि बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं। देखते हैं कि क्या कहता है एग्जिट पोल आपके सामने टीवी स्क्रीन पर कि किसको कितनी सीट मिलेगी। बीजेपी को 32 से 40 सीट मिलने का अनुमान है, कांग्रेस को 34 से 27 सीट मिलने का अनुमान है और अन्य को 2 से 1 सीट और आपको 0। मेहनत करने की कोशिश की गई थोड़ा सा, लेकिन उतनी सफलता नहीं है। लेकिन क्या अक्सर जो हिमाचल प्रदेश में होता रहा है, एक बार हम एक बार तुम, तो क्या इसके उसी तौर पर देखें? हमारे साथ हिमांशु जी बने हुए, उन्हीं के पास चलते हैं। हिमांशु जी क्या कहें? ये शायद करेक्ट आकलन है। यहाँ पर ऐसा कुछ दिख रहा है जी कि एक प्रदेश के अंदर एक पार्टी के साथ लोग गए हैं, दूसरे प्रदेश में दूसरी पार्टी के साथ लोग गए हैं। मैं हिमाचल की ही बात कर रहा हूँ जी जी कि हिमाचल का एक भाग शायद एक पार्टी के साथ गया हुआ है, दूसरा भाग शायद दूसरी पार्टी के साथ। प्लेन्स की बात कर रहा हूँ, हिल्स की बात कर रहा हूँ। तो और शायद महिलाओं का वोटिंग है वहां पर, वो एग्जैक्ट प्रतिशत जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हिमाचल जैसे, हिमाचल में, गुजरात में कितने प्रतिशत महिलाओं ने एक्चुअल वोट किया है जी, और उनमें से किसने कितना दिया है, उस पर से शायद पता चल जाएगा कि हिमाचल में इस बारी रिकॉर्ड होगा या फिर अदला बदली चालू रहेगी। लेकिन वोट परसेंटेज समझ लेते हैं कि आखिर किस पार्टी को कितना वोट परसेंटेज मिला है, इसको भी समझ लेते हैं क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। सीटों की संख्या मैंने आपको दिखा दी, लेकिन वोट परसेंटेज आपको एक बार दिखाना चाहता हूं कि वो क्या कहता है। हिमाचल प्रदेश की स्थिति को लेकर भी समझना जरूरी है क्योंकि कांग्रेस को यहां पर उम्मीद है। और वोट परसेंटेज जो मिला है हिमाचल प्रदेश में, बीजेपी को 45 से 48% वोट प्रतिशत और कांग्रेस को 42 से 44, कांग्रेस को अन्य को 11 से 7%। यह अनुमान आ रहा है। रावल साहब क्या कहेंगे इस प्रतिशत को लेकर? इसमें भी एक डिफरेंस दिखता है, लेकिन कांटे की टक्कर तो हिमाचल के अंदर है। हिमाचल प्रदेश में गुजरात से अलग चित्र है, जहां 7 बार कांस्टेंट, इस बार अगर बीजेपी आती है ऐसा मान के चले तो कांस्टेंट बीजेपी आती है, तो हिमाचल के अंदर हर बार इस बार पुनरावर्तन, कभी परिवर्तन, ऑल्टरनेटिव होता है। इस बार कांटे की टक्कर देखते हैं। आपका जो सर्वे हमारा दिखा रहा है कि ये बीजेपी की आएगी, लेकिन 34 से जो सेकंड आपका कांग्रेस का जो दिखा है, इसमें ये मुमकिन होता है कि कांटों की टक्कर के अंदर कांग्रेस भी रूलिंग पार्टी बन जाएगी ऐसे। और सीट की बैठक में और मतों की जो प्रतिशत है उसमें मुझे अंतर लगता है। इसके लिए ये कहना मुश्किल है कि रूलिंग में ये बीजेपी ही आ जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चेंज भी हो सकता है। महिमा जी नहीं, महिमा जी यहाँ पर हिमाचल प्रदेश ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि बड़े नेताओं की जरूरत नहीं है, स्थानीय नेता ही सरकार बना सकते हैं। लेकिन कहीं बात अगर 2-4 सीटों से ऊपर नीचे हो गई तो बाद में चिंतन और मंथन बैठक में यही होगा कि यार थोड़ी सी मेहनत कर लेते तो सरकार बन जाती। देखिए मनोज जी, पहली दोनों बारी मैं अपनी बात अभी शुरू ही कर रही थी कि आपने हस्तक्षेप किया और मैंने भी गरिमा बनाए रखी। इस बार उम्मीद करूंगी कि आप मुझे बात पूरी रखने देंगे और मुझे मुद्दों की बात करने देंगे। जो आप सुनना चाहते हैं वो मैं सुना दे रही हूँ, पर जो मैं कहना चाहती हूँ उसका अवसर मुझसे न छीने। तो बात ऐसे है कि जब हिमाचल की बात होती है तो किरपाल परमार का वो जो वीडियो वायरल हुआ था ना वहां पर, जिसमें मोदी जी उनको धमका रहे थे और उन्हें स्वतंत्र लड़ने से बाधित कर रहे थे, वो वीडियो मुझे याद आ जाता है। और मुझे गुजरात का फिर उससे जुड़ा हुआ जो 19 जो रिबेलियस नेता वहां हुए हैं, जिसमें विजय रूपानी भी शामिल हैं, मुझे वो भी याद आ जाते हैं। तो इसलिए हिमाचल प्रदेश जो है वो चुनेगा स्थानीय मुद्दों के लिए लड़ने वाले अपने उम्मीदवारों को, उन उम्मीदवारों को जो कांग्रेस को का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उसके माध्यम से ओल्ड पेंशन स्कीम वापस ला कर देंगे, उन्हें रोजगार देंगे, उनके लिए महंगाई को कम करेंगे। वहां सेब की जो मंडी है उसके ऊपर अडानी का, यानी कि मोदी जी के क्रोनी कैपिटलिस्ट जो मित्र हैं, पूंजीपति मित्रों का जो वर्चस्व वहां पर जमाया गया है, उसको किस तरह से उसका समाधान निकाला जाए, उसका प्रतिनिधित्व करने वाले। और जो महिलाओं को हमने ये वायदा किया है कि हम उन्हें मिनिमम इनकम उनके लिए 1500 रुपए का
वायदा हमने किया है। तो हमारे जो 10 वायदे हैं वहां पर वो लोगों को बखूबी समझ में आए हैं। तो गुजरात के लोगों को समझ में नहीं आए आपके वादे? गुजरात में देखिए ऐसा है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, उस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी। 27 साल हो गए, 5 और जोड़ दीजिए। लोकतंत्र को जिंदा जहां से रखने की का हम हर जगह प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जहां से उस उम्मीद की किरण निकले वो ही हमारे लिए फिलहाल काफी है। गुजरात के अंदर जो कुछ चल रहा है वो सबको मालूम है। जो ड्रग गेट बन गया है, जो नशीली शराब से वहां मृत्यु हो रही है, जो वहां पर स्कैम्स हुए हैं, जो वहां सीएजी की चेतावनी बार बार दी जा रही है, जो वहां पर विकास दर महिमा जी की जो पंक्तियां हैं कि पीर पर्वत सी उगलनी चाहिए, क्या कहेंगे इस पे? दुष्यंत कुमार जी की पंक्तियां हैं, मेरी नहीं है। दुष्यंत कुमार जी ने कहा है। फिलहाल तो आपके मुखरबिंद से हमने सुनी है, वो हमें भी पता है कि दुष्यंत जी के, लेकिन फिलहाल तो आपने इस मंच पर रखी है। नहीं मनोज जी, ये सही है। उनकी जो भावना है वो अपने आप में उसको शिरोधार्य करना चाहिए जी। निश्चित रूप से जो राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं एनजीओ की तरह से अभियान चलाना, सामाजिक सौहार्द बनाना और राजनीतिक प्राथमिकता रखना, ये ठीक है कि चुनाव लड़ने के लिए नहीं जीता जाए, काम अपना करते रहें, इसके लिए सबको शुभकामना देना चाहिए। चंद्रशेखर जी और वीपी सिंह शायद राहुल गांधी की से ज्यादा बड़ी यात्राएं कर चुके हैं। वीपी सिंह तो नहीं, चंद्रशेखर ने बहुत की थी जी, इसलिए हम उस पर नहीं जाते। हिमाचल की बात यदि करें तो हिमाचल में निश्चित रूप से भाजपा की अपनी और प्रतिष्ठा दांव पर है, इसलिए ये कैसे आएगा, चूंकि पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी उस प्रदेश के और काफी जिम्मेदारी उनके ऊपर मानी जाएगी, दूसरे भी और नेता हैं, इसलिए। लेकिन अंदर की जो कमजोरी और विकल्प के रूप में, और जैसा अभी हमारे साथी कह रहे थे, महिलाओं की जो वहां भूमिका है, जो वहां की अपेक्षा है, और जहां तक कारपोरेट की बात अभी हमारे प्रवक्ता कह रही थी, लेकिन उन्हीं कारपोरेट हाउसेज ने राजस्थान में अभी 15 दिन पहले, अभी अखबार उठा करके देख लेंगे या वहां पर भी उनके पास गूगल भी देखेंगे, उन्हीं कारपोरेट हाउस को छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में तो ताजा बुला करके कई करोड़ का एग्रीमेंट साइन किया गया है। इसलिए कौन सरकार रहे, कारपोरेट या पूंजी के बिना तो कोई फैक्ट्री लगेगी नहीं। या तो उसको पूरा नक्सल इलाका बना दीजिए और कहिए जैसा कि पहले भी नक्सल मारते रहे कांग्रेसियों को, फिर कांग्रेसियों की हत्या करेंगे। आतंकवाद को बढ़ाएंगे पंजाब में तो पंजाब में होगा। उम्मीद ये थी कि पंजाब में सत्ता में आने के बाद आम आदमी पार्टी हिमाचल में कुछ करेगी, लेकिन कांग्रेस वहां से जीरो हो गई, आम आदमी पार्टी जीरो हो गई, तो कांग्रेस के लिए पूरा रास्ता खुल गया। ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने जैसे पहले आम आदमी पार्टी को दिल्ली में सहयोग दिया था, आज भी कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी पर निर्भर कर रही है, हिमाचल हो चाहे गुजरात हो। मनोज जी मुझे जरा 1 मिनट का अवसर दीजिएगा। ये जनाब जो बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं क्या? नहीं, ये देश के बड़े पत्रकार हैं, ये विश्लेषण कर रहे हैं। ये एक बड़ी परेशानी ये हो गई है, बड़ी परेशानी देश में ये हो गई है, बड़ी परेशानी देश में ये हो गई है कि अगर कोई आईना दिखाने की कोशिश करता है तो आप सीधे से आरोप लगा दीजिए किसी के ऊपर भी। सोनिया गांधी का नंबर चाहिए आपको? मनोज जी मेरे सामने स्क्रीन खुला नहीं है, मेरे सामने आपका स्क्रीन खुला नहीं है, मेरे आग्रह के बावजूद स्क्रीन नहीं है सामने, इसलिए मैंने सिर्फ ये स्पष्टता के लिए पूछा ताकि गलत बात न कह दूं। मैं ये जरूर कहना चाहती हूं कि जिन लोगों को भी ये जो कॉर्पोरेट वाली बात है ये सही नजर आ रही है, तो मैं सेब की कहानी आज समय नहीं होगा शायद आपके पास, कहानियों के लिए आज समय नहीं है, लेकिन ये बात सच है, ये बात सच है कि बीजेपी शासित राज्य अगर जा रहे हैं तो कांग्रेस शासित राज्य भी उन्हीं उद्योगपतियों के पास जा रहे हैं, रेड कारपेट बिछाकर उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि आइए हमारे राज्य में भी उद्योग लगाइए जिससे कम से कम हम लोगों को रोजगार दे सके। लेकिन हम चर्चा कर रहे थे एग्जिट पोल पर, फिर कभी किसी और बहस में चर्चा करेंगे और बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम रुकना चाहते हैं यहां पर और आने वाले समय में 8 तारीख को पता चलेगा कि आखिर किस पार्टी को किस राज्य में कितनी सीटें मिल रही हैं। फिलहाल मैं सभी का शुक्रिया करना चाहता हूं। खबरों के सफर में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।